हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का शिल्पी की पाठशाला में। तो कल हमने पढ़ा था वर्ण और वर्णमाला के बारे में। वर्ण किसे कहते हैं, वर्णमाला किसे कहते हैं और उनके कितने भेद हैं। तो उनके दो भेद हैं, उनके बारे में हमने पढ़ा था, स्वर और व्यंजन के बारे में। उनका उच्चारण स्थान क्या है उसके बारे में जो है वो कल हमने विस्तार से पढ़ा था। तो चलिए आज हम पढ़ेंगे स्वर और व्यंजन के बारे में। जो वर्णमाला के दो भेद हैं उनके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। स्वर किसे कहते हैं? स्वर जो है उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण बिना किसी अवरोध तथा बिना किसी दूसरे की सहायता से होता है। मतलब जो स्वर हैं उनका जो प्रयोग किया जाता है वो किसी की सहायता से नहीं किया जाता है। स्वर जो है वो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। उन्हें लिखने के लिए या बोलने के लिए किसी की सहायता की ज़रूरत नहीं होती है। स्वर कितने प्रकार के होते हैं? स्वर जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला है ह्रस्व, दीर्घ और तीसरा है पलुत। तो जो ह्रस्व स्वर है, ह्रस्व जो है वो उन स्वरों के उच्चारण में जो है कम समय लगता है, उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। मतलब जिन स्वरों को बोलने के लिए बहुत ही कम समय लगता है उनको हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। आगे मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन से जो हैं वो ह्रस्व में आते हैं, दीर्घ और पलुत में आते हैं। आगे है दीर्घ स्वर। तो जिन स्वरों के उच्चारण में जो है वो ह्रस्व से थोड़ा सा समय जो है वो ज़्यादा लगता है उन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं। आगे है पलुत। तो पलुत जो स्वर है उनको बोला जाता है जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से लगभग 3 गुना अधिक समय लगता है, उन्हें पलुत कहते हैं। जैसे इसमें एक उदाहरण दिया है ओम। तो ओम शब्द बोलो, ओम, तो बहुत समय लगता है ना उसको बोलने में। अब आप बोलो क, तो एकदम से बोल देते हैं हम, क, ख, ग, ठीक है। जब हम बोलते हैं ओम तो कितना समय लगता है उसको बोलने में। आगे है, मैं इसका आपको एक चार्ट बताती हूँ कि किस तरह से जो इसमें कौन कौन से जो है वो स्वर दिए गए हैं। चलिए ये है, देखो ह्रस्व स्वर। ह्रस्व जो स्वर है उसमें आते हैं अ, ई, उ, रे। तो इनमें इनको बोलने के लिए कितना कम समय लग रहा है। ये 4 वर्ण आते हैं ह्रस्व के अंतर्गत। बोलो अ, ई, उ, री, एकदम से हम इनको बोल देते हैं। अब दीर्घ स्वर की बात करें तो इसमें आते हैं आ, ई, ओ, ए, ओ, औ। तो ये 7 वर्ण हैं। अब ह्रस्व जो है उनसे थोड़ा सा समय जो है वो बोलने में लग रहा है। जैसे अब आप बोलोगे, पहले आपने अ बोला तो अ बोलने में जो है वो बिल्कुल समय नहीं लगा। जैसे ही आपने आ बोला तो उसमें अ से थोड़ा सा समय लगा ना आ बोलने में, आ, ई। वैसे ही आगे पलुत है, तो पलुत का तो मैंने आपको एग्जाम्पल उदाहरण दे दिया है कि जैसे ओम हो गया या राम बोलना है, राम, तो बहुत समय लग रहा है ना उसको बोलने में। तो आप इस तरह से इसको ध्यान भी रख सकते हैं। और ये जो चार्ट बनाया है वर्णमाला का, इसको आप नोट भी कर सकते हैं। चलिए ये है व्यंजन किसे कहते हैं। तो व्यंजन उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण जो है वो स्वर की सहायता से होता है। साधारण शब्दों में आपको मैं बता दूं तो व्यंजन जो है उनको स्वरों की सहायता लेनी ही पड़ती है। और जो स्वर होते हैं वो स्वतंत्र होते हैं, लेकिन व्यंजन स्वतंत्र नहीं होते, वो स्वरों की सहायता से ही बोले जाते हैं। एक चीज याद रखना आप कि कभी भी कोई भी जो व्यंजन है उसका जब हम उच्चारण करेंगे तो उसके उच्चारण में जो है हमें अ स्वर जो है वो मिलेगा ही मिलेगा। अ के बिना जो है वो व्यंजन का उच्चारण संभव ही नहीं है। व्यंजनों की संख्या जो है वो 33 मानी गई है, लेकिन द्विगुण व्यंजन जो है वो उनके होने से जो है वो इसकी संख्या 35 कर दी गई है। जो द्विगुण व्यंजन है वो है ड और ढ। ये जो है ये द्विगुण व्यंजन होते हैं। इन दोनों को मिलाने से जो है, इसके नीचे बिंदी भी लगती है,
इन दोनों को मिलाने से जो है वो इनकी संख्या 35 हो गई है। आगे है व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों जो व्यंजन है वो 3 प्रकार के होते हैं, स्पर्श, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। व्यंजन के 3 प्रकार हैं। तो आगे देखिए चार्ट है, चार्ट में मैं आपको बहुत अच्छे से बताती हूँ कि स्पर्श व्यंजन जो है उसके अंतर्गत कौन कौन से हैं, अंतस्थ के अंतर्गत कौन कौन से हैं, ऊष्म के अंतर्गत कौन कौन से हैं। आगे हैं 2 आगत और संयुक्त। तो देखिए जो स्पर्श व्यंजन होते हैं वो जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हवा जो है वो फेफड़ों से निकलते हुए मुंह के किसी विशेष जो स्थान है उसको छूते हुए, ये स्पर्श करते हुए बाहर निकले, उसको जो है हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श शब्द से ही ध्यान रखना, मतलब स्पर्श का अर्थ हो गया छूना। तो स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आगे क, ख, ग, ढ, च, छ, ज, झ, ट, ठ, ड, ये सारे जो है ये स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आ गए। ये मतलब हमारे मुंह के किसी न किसी भाग को छूते हुए जो है वो बाहर निकलते हैं। अगला है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ का अर्थ होता है भीतर, भीतर या अंदर, अंदर से मतलब जिन वर्णों का उच्चारण जो है, उच्चारण करते समय जो है वो जीव या मुंह के किसी भी भाग को पूरी तरह स्पर्श जो वो नहीं करती, अर्थात तो इसका उच्चारण जो है वो मुंह के भीतर से होता है, मतलब मुंह के अंदर से होता है। ये किसी भी भाग को जो है वो नहीं छूती। स्पर्श में देखिए छूती है, मुंह के अंदर के सभी भागों को छूती है, लेकिन अंतस्थ जो है वो नहीं छूती है, वो अंदर से आती है। जैसे बोलोगे आप य तो अंदर से आवाज आ रही है, ठीक है, ये मुंह के किसी भाग को नहीं छू रही है। आगे है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन, ऊष्म का अर्थ होता है गर्मी या गर्माहट, ठीक है। ऊष्म में मतलब जब हम ऊष्म व्यंजन जो है, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय जो है वो वायु जो है हमारे मुंह के किसी स्थान जो है उसको मतलब रगड़ कर निकलती है, या मतलब हमारे मुंह में गर्मी पैदा करती है, ठीक है, जिसको संघर्ष करना पड़ता है बोलने के लिए, उसको हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। जैसे श, श, स, ह, जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो हमारे मुंह में जो है वो गर्माहट सी पैदा होती है। आगे है आगत। आगत व्यंजन के अंतर्गत आते हैं ज और फ, 2 वर्ण। आगे है संयुक्त। संयुक्त वर्ण जो है वो व्यंजन जो है उनको बोला जाता है जो किसी न किसी की सहायता से मिलकर बने होते, किसी स्वर की सहायता से मिलकर बने होते हैं। जैसे क्ष, ठीक है, मैंने कल भी आपको बताया था क्ष, त्र, ज्ञ और श्र, ये जो है ये किसी न किसी की सहायता से मिलकर बने होते हैं। जैसे क्ष है तो क्ष जो है वो क और प्लस श, इसकी सहायता इन दोनों से मिलकर बना होता, आधा क और श इनसे मिलकर बना होता है। तो स्वरों की कुल संख्या जो है 11 और उसमें वो 2 और मिला दें तो 13 हो जाती है, और व्यंजन जो है वो ऐसे 33 हैं और ऐसे 45 है, और इनको सभी को मिला दें अगर तो इनकी संख्या जो है वो 41 हो जाती है, और स्वर और व्यंजनों को मिलाकर जो है इनकी संख्या जो है वो 52 हो जाती है। आगे है वर्णों का उच्चारण स्थान। जैसे मैंने कल आपको बताया था कि कहाँ कहाँ से कौन कौन सी ध्वनि जो है उसका उच्चारण होता है। तो देखिए ये हमारा जो मुंह है वो बना हुआ है। तो सबसे पहले देखिए कंठ, कंठ से ये ध्वनियां जो है वो उच्चरित होती हैं, अ, आ और ये आती हैं क वर्ग में। आगे हैं कंठ प्लस तालु, जो इन दोनों से मिलकर बना होता है, उसका उच्चारण स्थान ये है। देखिए ये जो हमें दिख रहा है ना, ये है ए और
ए का होता है। आगे है तालु, तो तालु यहाँ होता है, यहाँ से जो है वो ई और यश इनका उच्चारण जो है वो होता है। आगे उसी तरह मूर्धन्य है, तो इसमें कौन कौन से जो है वो आते हैं, ये किस वर्ग में रखा गया है। तो ये सारा जो चार्ट है इसमें बताया गया है कि कौन सी जो ध्वनि है वो कहाँ से उसका उच्चारण होता है और वो उसको किस वर्ग में रखा जाता है। वर्ग भी मैंने कल आपको बताए हैं, उनके बारे में बहुत अच्छे से मैंने आपको कल समझाया है। तो आप इस चार्ट को देख लें और समझने की कोशिश करें कि इसमें कैसे कैसे जो है वो बताया गया है। धन्यवाद दोस्तों, और वीडियो को अंत तक जो है वो देखते रहें, लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। और साथ ही जैसे मैं आपको हर दिन एक प्रश्न देती हूँ, उसी तरह मैं आपको आज भी एक प्रश्न दूंगी। और आज का आपका प्रश्न है कि श, श, स और ह कौन से व्यंजन कहलाते हैं। इसका जो है वो जवाब आप मुझे दोगे कल। धन्यवाद दोस्तों।